नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 30 मार्च और 30 मार्च के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है डेथ पेनल्टी, मृत्युदंड देना। फिर है जो चाइना का ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, आफ्सपा का जो एक्ट है इंपॉर्टेंट है। फिर है बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, वन वेब सैटेलाइट। तो देखिए, सबसे पहला आर्टिकल है डेथ पेनल्टी के ऊपर। जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने खंडपीठ ने फांसी के विकल्पों पर आंकड़ों की मांग करी है। देखो क्या है कि उन्होंने बोला कि जो फांसी के अलावा मृत्युदंड देने से अन्य किसी गरिमापूर्ण, थोड़ी सी कम दर्दनाक, इस तरीके का कुछ आंकड़ा जो है वो उपलब्ध कराया जाए। अभी जो हमारे सीजेआई हैं DY चंद्रचूड़ और एक न्यायाधीश PS नरसिम्हा, इन्होंने इसके ऊपर जो है सीधा हम यहाँ पर अगर मृत्युदंड दे देते हैं अपराधियों को, तो उस पर जो है एक बार विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने की भी बात कही है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो ये सीजे होंगे पूरे, वो एक कमेटी बनाएंगे जिसके अंदर हमारे लॉ एक्सपर्ट्स होंगे, डॉक्टर होंगे, साइंटिफिक पर्संस होंगे, जो यहाँ पर ये बताएंगे कि अगर हम किसी को भी मृत्यु दंड देना चाहते हैं तो उसका मानवीय तरीका क्या हो सकता है, एक ह्यूमन मेथड अगर हम यहाँ पे ये करना चाहें। देखो, डेथ पेनल्टी या मृत्युदंड का तात्पर्य जो है अपराधी को उसके कृत्य के लिए राज्य द्वारा मृत्यु के घाट उतारने का मतलब होता है। और ये कब से चला आ रहा है? ब्रिटिश के टाइम पीरियड से चला आ रहा है और इसे कानूनी रूप से मान्यता भी प्राप्त है कि चलो ये चीज जो है वो एक एक्सेप्टेबल है। जहां 109 देशों ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है, वही भारत, पाकिस्तान, चीन, USA, जापान, यहाँ पर अभी आज भी ये मृत्युदंड की चीज चलती है। और इंडिया में जो है मृत्युदंड का जो पूरा प्रोसीजर है वो CRPC 1898 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसके तहत यहाँ पे चल रहा है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर CRPC जो है, इसके ऊपर भी काफी ज्यादा न्यूज है। अब देखो, इंडिया में क्या है, सबसे पहली चीज तो आर्टिकल 21 ये कहता है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, उसको अपनी जो एक वो होती है ना, एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वो उसको मिलनी चाहिए। उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कभी भी वंचित नहीं किया जाना चाहिए। दैट इसका मतलब है कि किसी भी परिस्थिति में जीने का अधिकार विधि द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया के अलावा उस पर्सन से छीना नहीं जा सकता है। या मतलब राज्य यदि उचित समझे तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को जीवन से वंचित कर सकता है। ठीक है, सारे के सारे मामलों में थोड़ी मृत्युदंड दी जाती है। ठीक है, कई जगह ही होता है ना जहां पर ऐसे जघन्य अपराध होता है, हम कहते हैं ना जघन्य अपराध, हीनस क्राइम, अगर ऐसा कुछ किया है तभी दिया जाता है। और दूसरा हमारे यहाँ पर इंडिया में क्या है, शूटिंग। ठीक है, कई बार गोली मारना, सेना, वायुसेना और नौसेना को ही गोली मारकर मृत्युदंड देने की अनुमति है भारत में। ऐसा नहीं कि किसी को भी यहाँ पर अनुमति दे दी गई है। और अगर मैं देखो किसी को भी मृत्युदंड दिया जाता है तो उसके ऊपर ऐसे बोला जाता है कि यार इससे जुड़े हुए कुछ संबंधित मुद्दे भी हैं, जैसे मानव अधिकारों का उल्लंघन होना। कई लोगों का ऐसा कहना है कि यार जो जीवन जीना है ये तो हर एक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए ना, कि जीवन जीना हर एक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, ये तो हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। और साथ ही साथ रॉन्गफुल कॉन्विक्शंस, न्यायिक त्रुटि की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है कि भाई हो सकता है गलत तरीके से किसी ने यहाँ पर कोई सजा का प्रावधान रख दिया हो। गलत भी तो हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि जिस पर्सन ने ये बनाया है वो बिल्कुल 100% सही है। गलती तो उस पर्सन से भी हो सकती है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो ये चीज यहाँ पर जो है वो लिखी हुई है। उसके अलावा असफल निष्पादन, निष्पादन में असमानताएं भी बहुत ज्यादा आती हैं। और प्रतिशोध और पुनर्वास, दोनों चीजों में यहाँ पर दिक्कत है, लागत में दिक्कत है। तो इन सब प्रावधानों में दिक्कत आने की वजह से
जो है हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इश्यूज जुड़े हुए हैं डेथ पेनल्टी से। ऐसा नहीं कि डेथ पेनल्टी दी गई है तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दी गई है या फिर वो डिजर्व करते थे डेथ पेनल्टी, ऐसा भी नहीं है इसका अर्थ। तो इस पूरे को आप याद रखिएगा। इस तरीके से आपसे सवाल इसके अंदर डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि ये क्या है, कैसे है, इस तरीके से आ सकता है। इस पूरे को लिख लीजिएगा। तो अभी अगर मैं बात करूं कि अगर डेथ पेनल्टी ना हो तो क्या होगा, ऐसा हो सकता है ना कि पेरोल मत दो कि भाई पर्सन को बाहर निकाल देंगे, पेरोल के संभावना के बिना उसको आजीवन कारावास दे दो, पुनर्स्थापन न्याय दे दो, पुनर्वास कार्यक्रम दे दो, सामुदायिक सेवा अर्थदंड या अन्य मौद्रिक दंड दे दो। ये भी तो इसके एक फॉर्म है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी पर्सन ने ऐसा जघन्य अपराध किया है जिसके लिए कोई माफी होनी ही नहीं चाहिए, जिसके लिए कभी भी कोई माफी होनी ही नहीं चाहिए, अगर इस प्रकार का कुछ भी किसी व्यक्ति ने यहाँ पर करा है, वो आप याद रख सकते हैं कि अगर ऐसा कभी किसी ने किया है तो मेरे हिसाब से तो उसको आजीवन कारावास से बढ़िया तो ये मिलना ही चाहिए। मतलब मुझे ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोगों का क्या मानना है, एक बार मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर राय करके बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि मिलनी चाहिए डेथ पेनल्टी या फिर उसमें हमें चेंजेस करने चाहिए। आप भी जरा बताइए, मतलब आप लोगों की भी अपनी सोच है, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसका क्या होना चाहिए। बाकी देखिए, अगर किसी भी पर्सन ने कुछ ऐसा जस्टिस में गलत किया है या कुछ भी गड़बड़ करी है तो बिल्कुल यहाँ पर उसको जो है ये चीज मिलनी चाहिए, उसको यहाँ पर सजा होनी चाहिए। तो इस तरीके की चीजों के लिए तो देखिए डेथ पेनल्टी का अवसर होना चाहिए, मर्सी पिटिशन होनी चाहिए, दया याचिका अगर किसी पर्सन ने डालनी है तो बिल्कुल दया याचिका का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन वो अंतिम बचाव के रूप में ही माना जाना चाहिए। तो ये है आपका डेथ पेनल्टी के ऊपर पूरा आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल हमारा आता है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव ऑफ चाइना। चाइना के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण रेपरेखा जिसे वैश्विक सुरक्षा पहल के रूप में जाना जाता है। अभी रिसेंटली चाइना ने ही वैश्विक सुरक्षा पहल संकल्पना पत्र को प्रस्तुत किया। इसमें यह बताया है कि चीन के नेतृत्व वाली एक ऐसी संरचना जिसमें एशिया में स्थिरता और सुरक्षा लाने की उन्होंने कोशिश करी है। उन्होंने बोला है कि अब एशिया के पूरे रीजन में जो है आपस में सम्मान, स्पष्टता, समावेशन, बहुपक्षवाद, पारस्परिक लाभ, समग्र दृष्टिकोण, इन सबको प्रभावी रूप से लागू करें। इन्होंने बोला है कि जैसे यूएस में होता है ना कि यूएस का पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा, यूएस ही पूरा आकर के लड़ता है, हर चीज में टॉप करता है, यूएस से बढ़कर के हम आगे आएंगे। तो यहाँ पर पूरा जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है चाइना का, और ये पूरा विरोधाभास, इसमें चाइना टॉप कर रहा है। और अभी चाइना ने इस चीज के लिए बोला है कि हमें साउथ चाइना सी में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उसको भी हम सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। और अगर मैं बॉर्डर इश्यूज की बात करूं तो चाइना इसके ऊपर कुछ नहीं कहता है अभी। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि चाहे चाइना कितनी भी बड़ी बातें कर रहा हो कि ग्लोबल सिक्योरिटी होनी चाहिए, पर अगर आप पड़ोसियों के साथ देखें तो कभी ना कभी यहाँ पर तो उनके इश्यूज रहे ही हैं। चाहे इंडिया की बात कर लो, अक्साई चिन का इलाका है, अरुणाचल प्रदेश का है, लद्दाख का है, सिक्किम का है, भूटान के साथ डोकलाम का है, कितने क्लैशेस कर चुके हैं वो लोग, तिब्बत को हथिया चुके हैं, ताइवान, हांगकांग, कितने हैं। तो ये सब चीजें जो है ना चाइना की वैश्विक पहल का एक हिस्सा बनी हुई है। साथ ही साथ इनका सेकंड प्रिंसिपल क्या है कि जो भी हमारा ये इनिशिएटिव है इसमें हम समावेशी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नेतृत्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम जो हमारा साउथ चाइना सी है, पूर्व और साउथ चाइना सी दोनों में ही जो प्रॉब्लम चल रही है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और तीसरा प्रिंसिपल इनका है बाइलैटरल और मल्टीलैटरल सिक्योरिटी, द्विपक्षीय बहुपक्षीय सुरक्षा सहयोग की कोशिश। इन्होंने ये बोला है कि हम आपस में परामर्श करके चीन के साथ, चीन जो है वो अपनी चीनी समझ का विश्लेषण करके आसियान के सदस्यों के साथ मिलकर के, आसियान पता है ना सबको, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट के जितने भी नेशन है उनके साथ हम कुछ ना कुछ यहाँ पर बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हम एक आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे, किसमें, साउथ चाइना सी के अंदर, क्योंकि साउथ चाइना सी में ना आज भी डिस्प्यूट चल रही है। और बाकी इनका प्रिंसिपल ये है कि भाई जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI, उसमें हम लोग जो है स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। चाइना ने ये भी बोला है कि मनीला और फिलीपींस, उन सबके रिसोर्सेज में जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये जान लीजिए चाइना जो है पूरे एशिया में जो जो प्रॉब्लम चल रही है, चाहे आसियान को लेकर के है, साउथ चाइना सी को लेकर के है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर के है, उसको ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ है।
चाइना का यहाँ पर फिफ्थ और लास्ट प्रिंसिपल ये है कि इस असुरक्षा के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड को समाप्त करना, कि असुरक्षा का कोई कारण ही नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो कोविड-19 के बाद जो भी टेरर ग्रुप्स निकल के आ रहे हैं, चाहे म्यांमार हो चाहे अफगानिस्तान हो, पूरे एशिया के रीजन में चाइना यहाँ पर इस चीज को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि इस तरीके की जितनी भी चीजें हो रही हैं, चाइना पहले उसको जो है टैकल करने की पूरी पूरी कोशिश में लगा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो एक चीज इसमें याद रखिएगा। तो इससे भी आपका जो है वो सवाल बन सकता है थोड़ा बहुत इस पे, तो देख लीजिएगा, इसमें से सवाल बन सकता है आपका। बाकी इसमें जो जो इनिशिएटिव में और नई नई चीजें आएंगी वो मैं बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगी। थर्ड टॉपिक है आफ्सपा। देखिए आफ्सपा बहुत न्यूज में रहता है। अगर आप में से कोई भी सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहा है, सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो आफ्सपा जरूर पढ़ के जाइए। अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री, उन्होंने ये बोला है कि आसाम, मणिपुर और नागालैंड में इसको और ज्यादा एक्सटेंड किया जाएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं 2014 वर्ष की तुलना में 2022 तक चरमपंथी जो घटनाएं हैं, एक्सट्रीमिस्ट इंसिडेंट है, उनमें कमी आई है। इसी के दौरान सुरक्षा कर्मी और नागरिकों की मौत में जो है वो काफी हद तक यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। अब आप सोचेंगे आफ्सपा क्या है, पहले तो देखिए फुल फॉर्म क्या होती है। आफ्सपा की फुल फॉर्म है सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 में आया था, जिसके तहत पार्लियामेंट जो है उन्होंने यहाँ पर किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया करने का प्रावधान दिया था, जिसमें ये होगा कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया कह सकती है अगर अगर वहां पे कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है जो कि वहां पे डेंजर बन सकती है, तो वहां पर आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉय किए जाएंगे और वो आर्म्ड फोर्सेस के पास काफी हद तक पावर दी जाएगी। ठीक है। इसमें पता है आर्मी ऑफिसर्स को पावर क्या दी जाती है? इसमें ये बोला जाता है कि आप कभी भी बिना वार्निंग के फायर कर सकते हो, और अगर उससे किसी की डेथ भी हो जाती है तब भी आपके खिलाफ कोर्ट मार्शल नहीं होगा। आप किसी भी आर्मी एरिया को डंप, हथियार के ठिकानों को तैयार करना, किलेबंद स्थिति को देखना, जहां पर सशस्त्र स्वयंसेवक या सशस्त्र गिरोह का किसी अपराध के लिए वांछित फरार लोगों के लिए हमले किए जाते हैं, आप कहीं पर भी जाके अटैक कर सकते हो, किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हो अगर उसने संघीय अपराध किया है, कोग्निजिबल ऑफेंस किया है। तो इस तरीके की चीजों में आप कभी भी उनको जाकर के अरेस्ट कर सकते हो और कभी भी गिरफ्तारी या फिर किसी भी परिसर में उनका प्रवेश कर सकते हो, तलाशी ले सकते हो। आप अगर ऐसा लगता है कि भाई इस पर्सन पे शक है कि ये कुछ गलत काम कर सकता है, या इस पे कुछ ही किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है या फिर कुछ भी संदेह भी हो रहा है ना, तो भी आप उनके खिलाफ जाकर के पूरा प्रावधान यहाँ पे देख सकते हो। समझ रहे हो भाई? अब इसमें इसको याद रखिएगा, कभी भी अरेस्ट करना, ये सारी चीजें इसके अंदर बहुत ही कॉमनली लिखी गई हैं। यहाँ पर आप किसी भी व्हीकल में जाकर के सर्च कर सकते हो, उसको अपनी पुलिस स्टेशन पे ले जाकर के कब तक उसके उससे छानबीन करनी है, कैसे करनी है, सब कुछ कर सकते हो। तो सेना के अधिकारियों को यहाँ पर काफी सारा दिया गया है और ये माना गया है कि जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो एक सही न्याय करेंगे, और आर्मी ऑफिसर्स अगर ऐसा करते भी है तो उनके खिलाफ कुछ भी यहाँ पर मुकदमा नहीं होगा, उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं होगी, कोई भी मुकदमा नहीं होगा। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू होगा, न्यायिक समीक्षा भी नहीं होगी इसके ऊपर। तो ये है आफ्सपा, काफी इंपॉर्टेंट है, आर्ग्यूमेंट इसके फेवर में बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कि हम सशस्त्र बलों का सीमा बनाए रखें, मनोबल बनाए रखें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो कैसे करेंगे परफॉर्म? अगर आफ्सपा नहीं होगा, अगर मान लीजिए हमारे आर्मी ऑफिसर्स के पास ये पावर नहीं होगी, तो जितने भी विद्रोही हैं वो तो सीधा घुसते चले आएंगे। विद्रोही को रोकेगा कौन? विद्रोही को रोकने के लिए कोई होगा ही नहीं ना। तो सैनिकों की ऐसी शक्तियों की इसलिए आवश्यकता हमें पड़ जाती है क्योंकि सेना को कभी केवल तभी तैनात किया जाता है जब सशस्त्र लड़ाकू से सुरक्षा को गंभीर होता है। जब भी कभी ऐसा होता है कि भाई एक गंभीर रूप से परेशानी हो सकती है, उसी केस में जो है यहाँ पर ये चीज की जाती है, वरना तो थोड़ी ना ऐसे कभी भी ये चीज की जाती है। तो ये करने की भी जो बहुत ज्यादा जरूरत है, जरूरत महसूस होती है, इसलिए इस चीज को यहाँ पर किया जाता है। समझ रहे हैं सब लोग इस चीज को? तो ये आप लोगों से सीधा सीधा सवाल किया जा सकता है इसमें।
मैं कहूंगी कि सब लोग कंप्लीट कर लो इसको, अच्छे से पढ़ो इस चीज को, इससे सीधा आप लोगों से सवाल किए जा सकते हैं। ठीक है भाई, करेंगे सबको इसको लर्न, तो इसको आप लर्न करेंगे, लिखेंगे। और अगर आप सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको आर्गुमेंट राइटिंग पे ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आर्गुमेंट राइटिंग आप लोगों से पूछा जा सकता है, सीधा सीधा सवाल करेगा कि आर्गुमेंट राइटिंग में। तो यहाँ पर आप जो है ये देख लीजिए, अगेंस्ट के अंदर भी, अगेंस्ट में आर्टिकल क्या है कि भाई जो हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं उनको तो ऐसे बिल्कुल ही मतलब कैसे भी आपने बेलगाम शक्ति दे दी है। तो अगर बेलगाम शक्ति दे दी है तो उसमें तो फिर ये भी प्रॉब्लम हो गई, है ना। तो इस तरीके से याद रखिएगा। और आफ्सपा जो है वो आपको एक काफी बड़ा एक एक्ट देता है। मणिपुर में काफी बार ऐसा देखा गया है कि भाई दुर्व्यवहार किया गया है या फिर गलत तरीके से हमला भी किया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को माना था। तो इसके थोड़े से यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहता है कि निर्णय के अनुसार सशस्त्र बल जितने भी हैं वो अशांत क्षेत्रों में अपने कर्तव्य के निर्वहन के द्वारा ज्यादती ना करें। ज्यादती करते हैं तो गलत हो जाता है। तो ऐसा बहुत बार कई बार ऐसे हिंसक विद्रोह हुए ही हैं, झड़प हो जाती है आपस में जब सैन्य रूप से निपटना पड़ता है। लेकिन किंतु इतने सालों के बाद भी यदि इन राज्यों की स्थिति नहीं बदली है तो निश्चित तौर पर अधिनियम में कुछ ना कुछ तो खामियां है, उस खामियों को ठीक करने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है भाई, समझ रहे हैं इस चीज को। तो ये भी आप लोगों से सीधा पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, ये आप लोगों से सीधा सीधा सवाल करेंगे। और प्रॉब्लम है इसमें तो आपको लिखना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो इसको आप लर्न करिएगा। और जो भी आप में से प्रिपेयर कर रहे हैं वो आफ्सपा को जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में भी आफ्सपा के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, देयर इज अ हाई चांस। नेक्स्ट है हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हम जो पैकेजिंग का वेस्ट होता है उसको बचा सकते हैं। दिसंबर 2022 की रिपोर्ट ओशियाना के हिसाब से जो अमेजोन है, सब लोग अमेजोन यूज करते हैं, सब लोग जानते हैं। अमेजोन आपको पता है कि कितना प्लास्टिक से पूरा वो कंप्लीट करके देता है, कितना वेस्ट होता है उसके अंदर, कितनी सारी उसमें पैकेजिंग होती है। तो करीब 321 मिलियन किलोग्राम का जो प्लास्टिक है ना वो 2021 में वहां से निकाला गया। जो आपको पता है ना पूरे वर्ल्ड में उनके बॉक्सेस जाते हैं, वो कितनी सारी पैकेजिंग होती, एक पैकेट, दूसरी पैकेट, तीसरी पैकेट। तो बहुत सारी पैकेजिंग होने की वजह से बिलियंस ऑफ बॉक्सेस इकट्ठा हो गए। तो उसी के लिए यहाँ पर बात की गई है बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इस पूरे ग्रुप में ये बोला गया है, ओशन ग्रुप ने ये बोला है कि अगर हम ये इतना प्लास्टिक है कि हम अर्थ को 800 बार जो है घेर सकते हैं। समझ रहे हो, इंडिया ने भी अकेले 3.5 बिलियन किलोग्राम का प्लास्टिक जो है वहां यहाँ पर जनरेट किया है, और बहुत ज्यादा है ये भी। तो प्लास्टिक जो है वो बहुत ज्यादा ज्यादा होता जा रहा है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, एक नया तकनीक है जिसे कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये जैसे कि प्लास्टिक पॉलिथीन को भी मैं बात करूं तो ये एक ऐसी क्रिया है, उसके लिए सुलभ सबस्ट्रेट में बदलने की एक प्रक्रिया है। तो उसमें क्या होता है कि एक मोम बैक्टीरिया वगैरह निकाली जाती है और वो बैक्टीरिया को ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है। और उससे क्या होता है कि पैकेजिंग वेस्ट जो है वो नेचुरली डाइजेस्ट होती जाती है माइक्रोब्स की मदद से, और कोई भी माइक्रो प्लास्टिक बचता ही नहीं। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो इंपीरियल कॉलेज लंदन यूके और एक ब्रिटेन का स्टार्टअप है पॉलीमारिशिया, उन्होंने इसको डेवलप किया है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक ये टेक्नोलॉजी आप याद रखिएगा। और दोबारा से इसको हम यूज भी कर सकते हैं, और वो जो वैक्स बनेगी वो वैक्स कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इसको जो है यूज कर सकता है उसको। तो अभी जो फूड पैकेजिंग होती है, हेल्थ इंडस्ट्री है, उनको बहुत जरूरत है कि वो अभी अपना वेस्ट को रिड्यूस करे। और जो ये पैकेजिंग आती है उसको भी देखने की जरूरत है। इंडिया ने वैसे तो देखो सिंगल यूज प्लास्टिक पर जो है वो बैन लगा दिया है। और बैन चाहे लगाया, पर मैं ऐसा मानती हूँ कि ऐसा हुआ नहीं है एक्चुअली में। बैन तो लगा दिया उन लोगों ने कि भाई स्टॉप करो, पर मेरा ऐसा मानना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक आज भी ऐसा ही चल रहा है, मतलब आज भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना।
तो ये भी है। बाकी सरकार ने एक नेशनल डैशबोर्ड भी बनाया जिसमें हम सारी चीजों को एक साथ चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि कहाँ पर कितना कितना वेस्ट यहाँ पर आया है। मोबाइल ऐप भी बनाई गई है इसके लिए, इसको मॉनिटर करने के लिए, इसको चेक करने के लिए एक मोबाइल ऐप भी बनाई गई है। बाकी तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने चेन्नई में नेशनल एक्सपो कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे ली थी, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक का हम कैसे इस्तेमाल ना करें उसके ऊपर बात की गई थी। और इसी में आप जो है क्या देखो, प्लास्टिक का यूज ना करके क्या यूज कर सकते हैं, तो ऑल्टरनेटिव्स क्या है हमारे पास। जटा, वो जो होती है ना कोकोनट के ऊपर का जो हिस्सा होता है, कॉयर, वो। खोई, चावल और गेहूं की बना दिया बैगेज। पौधे और कृषि के अवशेष, केले और सुपारी के पत्ते का इस्तेमाल करना। जूट भी बहुत महंगा पड़ जाता है। कपड़े का उपयोग करना। लेकिन ऐसे कई सारे विकल्प है, पर जो प्लास्टिक संभाल पाता है ना, वो बाकी संभाल नहीं पाते हैं। तो उसको रिड्यूस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, उसके वेस्ट को। तो इसमें यही करेंगे। इसमें क्या करेंगे यहाँ पर, पहले जो है इसको इस तरीके से वैक्स बनाने की कोशिश करेंगे, और वैक्स से जो है पहले प्रोडक्ट सर्विस लाइफ उसकी वेदरिंग कराएंगे, इसको टुकड़ों में डिवाइड करवा के, और उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे, ताकि वो खुद से ही अपनी आप को डिग्रेड करना शुरू कर दे। तो अभी ये कोशिश है बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा, यूके में इसको स्टार्ट किया गया है। फिफ्थ प्रोजेक्ट है हमारा अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। देखिए भाई, सब जानते हैं अरावलीज कहाँ पर है, सब जानते हैं। अब क्या है कि अरावली की जो पूरी रेंजेस है ना, एक इनिशिएटिव लिया है कि अरावली के पूरे 5 किलोमीटर के दायरे में, बफर क्षेत्र में, अरावली ग्रीन वॉल बनाई जाएगी। जिसमें क्या होगा, इस स्टार्टिंग में जितने भी बीच में पानी आता है ना, लेक आती है, उनको कवर किया जाएगा। इसमें जो हरियाणा के और फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, रेवाड़ी, इनके आने वाले जितने भी रीजन है अरावली के, उनको प्रोटेक्शन देने की बात की जाएगी। तो ये पूरा जो है अ, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, इन सबको कवर अप करेगा। ग्रीन कवर को यहाँ पर लेकर के आएगा, पूरा एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, रिस्टोरेशन करना, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना, वाटर अवेलेबिलिटी, क्लाइमेट रेजिलियंस, इन सब के ऊपर काम करेगा। साथ ही साथ जो वहां पे लोग रहते हैं, उनको भी फायदा मिलेगा, उनको भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उनकी भी इनकम जनरेट होगी, इकोसिस्टम बढ़ेगा। तो ये एक अरावली का प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, ताकि अरावली रेंज शुरू कहाँ से होती है, वो गुजरात से शुरू होके पूरे राजस्थान को कवर करते हुए हरियाणा तक आती है, और दिल्ली रिज में आके खत्म हो जाती है। इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो माउंट आबू गुरु शिखर हिल्स है, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। बाकी ये पूरे राजस्थान हरियाणा को कवर करते हुए, दिल्ली में इसकी बहुत कम हो जाती है हाइट, मतलब विद भी और हाइट दोनों बहुत कम हो जाती है, जबकि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में काफी ज्यादा विद रहती है इनकी। और बाकी ये जो ग्रीन वॉल एक बनाई जाएगी इनके 5 किलोमीटर के दायरे में, उससे कार्बन को स्क्वीज करना, क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान देना, ये सारी चीजें बहुत इजी होने को शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ आप जानते हैं इन सब चीजों से सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत प्रमोट होता है। ये फॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर की एक्टिविटी, इनकम जनरेट होना, ये सारी चीजें। और ये अकेली गवर्नमेंट नहीं कर रही, गवर्नमेंट के साथ साथ जो है स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है, फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट भी जुड़ेगा, जो भी उस इलाके में बने हुए रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी यहाँ पे आके जुड़ेंगे, सिविल सोसाइटी से बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन भी आएंगी। और साथ ही साथ इंडिया जो कमिटमेंट करता है यहाँ पर बाकी कंट्री, बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो भी इसमें अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करने को तैयार है। तो आप देखिए यहाँ पर अरावली, ये है पूरा रीजन अरावली का। गुजरात के पालनपुर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पालमपुर, इट्स पालनपुर। पालनपुर से शुरू होते हुए राजस्थान को कवर करते हुए हरियाणा और दिल्ली तक कवर करते हुए जाती है। दिल्ली में इसकी विद जो है वो काफी रिड्यूस हो जाती है, जबकि बाकी के कंपैरिजन में बाकियों में काफी अच्छी विद रहती है। तो ये पालनपुर से शुरू होके पूरा कवर करते हुए जाती है। क्लियर हुआ सबको ये वाला आर्टिकल हमारा। लास्ट आर्टिकल है हमारा वन वेब सैटेलाइट। देखिए अभी इसरो जो है उन्होंने वन वेब सैटेलाइट को ऑर्बिट में डाला है। इसरो को आप सभी लोग जानते हैं, उन्होंने 36 वन वेब सैटेलाइट्स को लो ऑर्बिट सैटेलाइट में डाला है सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा से। वन वेब जो है वो यूके बेस्ड एक कंपनी है, जहां पर उनका मतलब बेसिकली यूके बेस्ड जो है पूरा देखती है, और इंडिया की भारतीय एंटरप्राइजेस भी उसको देखती है, जिसके अंदर आपकी जितना भी कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है
गवर्नमेंट, बिजनेस और कम्युनिटीज के लिए, वो उस सैटेलाइट के थ्रू पूरा कंडक्ट करवाया जाता है। तो वन वेब जो है एक तरीके से ये एक लो अर्थ ऑर्बिट के ऊपर जो है, जैसे हमें इंटरनेट एक्सेस मिलता है, ठीक है, इंटरनेट एक्सेस के लिए भी एक तरीके का यही काम है, जिसके अंदर लो अर्थ ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स को प्लेस किया जाएगा। लेटेंसी का भी यही मतलब होता है कि जो भी डेटा होता है वो यूजर से इंटरनेट तक पहुंचाने के लिए क्या कौन करता है, सैटेलाइट ही तो करती है पूरा डेटा ट्रांसफर। वो जो डेटा ट्रांसफर का जो पूरा प्रोसेस होता है वो इसी के थ्रू पूरा कंडक्ट किया जाता है। तो वही वन वेब सैटेलाइट जो है वो इसके लिए याद रखिएगा। किसने डेवलप करी वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हम लोगों का यहाँ पर लास्ट आज के क्वेश्चंस को देख लेंगे हम लोग। ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स। ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स यूके का ही एक सपोर्ट है, जो कि किसको दिया जा रहा है, यूक्रेन को। अभी आप जानते हैं रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक पूरा खत्म तो हुआ नहीं है, तो उसी के हिसाब से एक ऑपरेशन कंडक्ट हो रहा है जिसका नाम है, एक कोड नेम है, जो कि जो भी यूक्रेन की जितनी भी रिसोर्सेज हैं, फोर्सेस हैं, उन सबको यूके जो है वो क्या करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। 2000 से ज्यादा यूक्रेन के मिलिट्री लोग हैं, उनको 5 हफ्तों के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके अंदर करीब 2.3 बिलियन जो है कमिटमेंट उनको दी जा रही है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यूके कर रहा है, यूके ने इनिशिएटिव किया था, साथ में कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, डेनमार्क, यूके की मतलब पूरे यूरोप की काफी सारी इसमें इंक्लूडेड है, जो कि पूरा इसको साथ दे रही है। इनका बेसिक काम क्या है, इनका बेसिक काम है ड्रिलिंग एक्सरसाइज को करवाना, जो भी फर्स्ट एड होती है उसको कैसे सपोर्ट करना है, अगर कभी भी कैजुअलिटी हो जाती है, वेपन को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जा रही हैं यूक्रेन में। ठीक है, 200 से ज्यादा लोग हैं, कनाडा, यूके से बहुत बहुत सारे हैं यहाँ पर। किस तरीके से परफॉर्म करना है वो फील्ड की कंडीशन में, स्लीपिंग बैग्स के थ्रू, पोंचो के थ्रू, और किस किस तरीके से चीजें करनी है, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। लास्ट है हमारा चेनाब रेलवे ब्रिज। बहुत न्यूज में रही थी, क्योंकि रेलवे मिनिस्टर ने खुद ट्वीट करके यहाँ पर इससे जो है बहुत ही एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर जो है वो क्लिक करी थी, तो जिससे ये काफी वायरल हो गई थी। तो चेनाब रेलवे ब्रिज जो है चेनाब रिवर के ऊपर बनाई गई है, काफी हाइट पे बनाई गई है, और ये 2023 में अब इसको शुरू करवा दिया जाएगा। और ये जो है आईफल टावर से भी ऊंची ब्रिज बनाई गई है इंडिया में चेनाब रिवर। कंप्लीट तो ये अगस्त में 2022 में ही हो गई थी, लेकिन अब ये 2023 में चालू कराई जाएगी पूरी। वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन जाएगी ये। ठीक है, 359 मीटर्स की इसकी हाइट है। 359 मीटर्स की इतनी ऊंची ऊंचाई हाइट पे इसको बनाया गया। चिनाब रिवर बक्काल और कौरी में बनाया गया। डीआरडीओ, कोंकण रेलवे मिल करके इसको तैयार किए हैं, ये आप याद रखिएगा। और श्रीनगर बारामुल्ला से कनेक्ट करेगी, उधमपुर, श्रीनगर, बारामुल्ला, इन तीनों रीजन पे ये कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो है वो बनाई गई है। इंपॉर्टेंट है, इसको पूरे को लर्न कर लीजिएगा। और ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट नहीं है, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट है। ठीक है, तो आंसर इसका डी होगा, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है। वर्ल्ड की सेकंड नहीं, टॉप हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इंडिया में बन जाएगी। ठीक है भाई, तो इसका भी इंस्पेक्शन काफी ज्यादा चल ही रहा है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेलवे ब्रिज, कई बार इसका इंस्पेक्शन किया जाता है। बाकी और इसी ट्रेन पर जो है वो वंदे भारत जो ट्रेन होगी बडगाम से, वो वहां चलेगी, जो कि जम्मू और श्रीनगर को काफी रास्ता उसका कम कर देगी। इसलिए अभी ये न्यूज में था, क्योंकि यहाँ पर भी एक वंदे भारत ट्रेन को जो है वो श्रीनगर और जम्मू में चलाया जा रहा है। तो ये इसी में चलेगी, काफी अच्छी डेवलपमेंट है इसकी, तो इसको भी आप याद रखिएगा। पूरा पूरा आपसे सवाल इसमें भी किया जा सकता है, और इम्पोर्टेंट है ये सारी चीजें, इसको आप लिख लीजिए। बाकी यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।